तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज हमने बताया था ब्रेक सिस्टम अगले वीडियो में लेके आएंगे, जो कि मिसलेनियस का जो चल रहा है एक एक करके जो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं उसको एक एक करके हम आपको करवाते रहे हैं। ब्रेक सिस्टम का और एक वीडियो पहले से बना हुआ है जो बहुत ही पुराना है, 1 साल पहले का है। वो वीडियो भी आपको देखना चाहिए। उसमें जो उसका जो स्टैंडर्ड है इससे थोड़ा नीचा है और इसका जो है उससे थोड़ा अच्छा है स्टैंडर्ड, मतलब कि अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें है, लेकिन वो भी आपको जानना चाहिए ताकि वो देखने के बाद ये आपको देखिएगा तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हालांकि ये भी समझ में आएगा। तो इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेक सिस्टम, पहला प्रश्न है टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग वोल्ट। जो ब्रेक कैलिपर माउंटिंग वोल्ट होता है जो कि हर डिस्क ब्रेक के ऊपर से लगा रहता है, हर डिस्क ब्रेक के पास रहता है, तो उसका जो टाइट करने का जो बोल्ट है वो पूछ रहा है कि कितने फोर्स से उसको टाइट किया जाएगा। तो आपको इसका आंसर जो है बी है, 170 न्यूटन मीटर। इसका आंसर बी लगाइएगा, 170 न्यूटन मीटर यानी कि 170 न्यूटन मीटर इसका आंसर लगाइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोचेस में जो है किस प्रिंसिपल पर जो ब्रेक सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो उसका सिस्टम जो है ये आपको बहुत ही ईजी है, आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो इसका है ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। इसका जो है ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम। और अच्छे अच्छे भी प्रश्न आएंगे। तो और आपको एक आपको बता दें कि जो नोट्स के लिए बहुत लड़के जो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको फ्री में नहीं है। आपको नोट्स के लिए 1000 रुपये देना है। ये आपको जानकारी दे दे, जिनको 1000 देने के लिए सहमत है वहीं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, अन्यथा बेकार में भेजते हैं और यहाँ से रिप्लाई करना पड़ता है। आपको एक जगह इतनी सारी चीज़ें एकत्र करके कोई आदमी ला के दे रहा है, इसमें खर्चा लग रहा है और इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मेहनताना देना पड़ता है। और मात्र 1000 रुपये आप सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए मात्र 1000 रुपये देने के लिए अगर आप सहमत नहीं हैं तो वीडियो देखते रहिए। नोट्स के लिए वही कमेंट करें, हमारे व्हाट्सएप पर वही मैसेज भेजें जिन्हों की 1000 रुपये जिनको कि देना है। और ये कुछ भी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये आपको उतना खर्च हो जाता है। और जो पैसे अगर बच भी जाएँ तो उसका भविष्य में और इंतज़ाम किया जा रहा है। एलईडी जो बोर्ड होता है वो ख़रीदा जाएगा बाद में, भविष्य में आपको बाई फिगर एलईडी जो बोर्ड है उससे पढ़ाया जाएगा। तो ये आप लोग ही ऐसा करेंगे, आप लोग ही इस तरह से पैसे देंगे तो ही आगे ये जो हमारा चैनल है आगे बढ़ेगा और उसका फ़ायदा आपको ही मिलेगा। कोई पैसा कमा नहीं रहा है यहाँ, क्योंकि आप जो वीडियो बनाने वाले हैं वो भी आप ही के जैसे हैं और वीडियो जो देखने वाले हैं वो भी आप ही के जैसे हैं। सब रेलवे से जुड़े हैं, बस पोस्ट आगे पीछे का फ़र्क है। तो चलिए दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं मांग रहे हैं, इतना कम मांग रहे हैं कि जिससे आपको और भविष्य में अगर आप जेई बन गए तो आपको जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। कोई आदमी आपको सर कह के संबोधित करेगा, आप सर कहलाएंगे। तो उसके लिए लेकिन आपको प्रयास करना होगा, खाली नोट्स खरीदने से, खाली वीडियो देखने से आपको नहीं होगा, आपको खुद ही मेहनत करना होगा। और बहुत ही अच्छा इसमें फ्यूचर है। फ्यूचर ये है कि बाहर में अगर 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलेगा तो उसमें 1 लाख आदमी से भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे, 1 लाख आदमी से ज़्यादा अप्लाई करेंगे। और आप जो जिस यूनिट में काम करते हैं उस यूनिट में अगर 10 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 5 गुना यानी 50 या 10 गुना या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 400 आदमी 300 आदमी इस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ चांस ज़्यादा रहता है। और नौकरी होने के बाद कोई पढ़ता लिखता नहीं है, जो पढ़ता लिखता है वो आगे बढ़ता है और जो नहीं पढ़ता है वो पीछे ही रह जाता है। जिस पोस्ट पर है उसी पोस्ट पर थोड़ा सा प्रमोशन लेके रिटायर हो जाता है। आपको आगे अगर बढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए, मेहनत कीजिए और हमारा नोट्स भी परचेस करना चाहिए। आपको फोर्स नहीं करना है, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। छोड़िए वो सब, ज़्यादा ज्ञान देना भी अच्छी बात नहीं है। ज्ञान आप इस संबंध में लीजिए, मोटिवेशनल ज़्यादा नहीं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एआर टैंक। एआर टैंक जो है एक्सिलरी रिजर्वर जो होता है एआर, उसका कैपेसिटी पूछ रहा है। तो एयर टैंक जो है उसको एक ही इसमें जो है एक मेन रिजर्वर होता है। मेन रिजर्वर में उसका जो कैपेसिटी है
200 लीटर का होता है, जिसका कि 3 का आंसर आपका वही होगा 200। इसको एयर टैंक या मेन रिजर्वर भी कहा जाता है। इसमें 2 पार्ट होते हैं। इसमें 2 पार्ट क्या क्या होते हैं? एक होता है 125 लीटर का, एक होता है 75 लीटर का। एक होता है 125 लीटर का, एक होता है 75 लीटर का। जो 125 लीटर का जो एयर टैंक है वो क्या करता है? ब्रेक सिस्टम के लिए, ब्रेक एप्लीकेशन के लिए है। और जो 75 लीटर का है वो है टॉयलेट एंड ब्रेक दोनों के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। 125 लीटर का ब्रेक एप्लीकेशन के लिए है, और जो 75 लीटर का है वो क्या है? टॉयलेट एंड ब्रेक, याद रखिएगा। 125 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर इज टॉयलेट पर्पस। इसको मेन टॉयलेट पर्पस माना जाएगा, और टॉयलेट प्लस ब्रेक के लिए है। यदि आपके ऑप्शन में टॉयलेट प्लस ब्रेक रहे तो आप उसको लगा दीजिएगा 125 वाला। और 75 लीटर जो है, जो 75 लीटर है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 75 लीटर एयर टैंक यूज्ड फॉर, मतलब 75 लीटर का जो एयर टैंक है वो किस संबंध में यूज किया जाता है? टॉयलेट एंड ब्रेक के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसको टॉयलेट मारिएगा, ठीक है। ध्यान रहे ये बिल्कुल ब्रेक के लिए है 125, और ये टॉयलेट ब्रेक के लिए है। टोटल कितना होगा? 125 और 75 जोड़िएगा तो 200 होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक? सीआर टैंक जो है, सीआर टैंक की कैपेसिटी जो है कितना होता है? तो 6 लीटर होता है। 6 लीटर याद रखिएगा, 6 लीटर सीआर टैंक की कैपेसिटी 6 लीटर। हो गया। आगे बढ़ते हैं। ब्रोंज साइज ऑफ मेन बीपी एंड एफपी पाइप इज, एफपी और बीपी का जो ब्रोंज साइज है पाइप का वो आपको पूछ रहा है। बोर साइज। बोर का मतलब कि जो पाइप है इसके बीच का नली, इसका साइज आपको पूछ रहा है। तो ये कितना होता है? ये होता है 25 mm, ये पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। डायमीटर ऑफ बीसी लाइन ब्रांच पाइप, जो बीसी लाइन का ब्रांच पाइप जो है, बीसी लाइन का ब्रांच पाइप, उसका डायमीटर पूछ रहा है। पाइप कई प्रकार के होंगे, हर सब का अलग अलग डायमीटर होगा, 4-5 प्रकार के हैं, आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा 18 mm का। बीसी लाइन का पूछेगा तो 18 mm हो जाएगा। अब ब्रेक इंडिकेटर का हो गया। ब्रेक इंडिकेटर पाइप है, ब्रेक इंडिकेटर पाइप उसका जो है 10 mm होता है, जिससे कि ग्रीन और रेड कलर का ब्रेक एप्लीकेशन जब होता है तो ग्रीन और रेड जो है, ग्रीन मतलब ब्रेक रिलीज हो गया, रेड मतलब ब्रेक लग गया। आगे आपको इसी से मैं आगे बताएंगे, अभी चल रहा है जो चलने दीजिए। तो आपको याद रखना है कि डायमीटर ऑफ ब्रेक इंडिकेटर पाइप का जो डायमीटर है वो 10 होता है mm। रेलवे का कोई भी माप ज़्यादातर mm है। व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड, जो ब्रेक का इंडिकेटर है वो रेड शो कर रहा है, तो आपको मालूम है कि ब्रेक क्या हो गया? अप्लाई हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप गाड़ी पर चढ़ते हैं ट्रेन पर, तो जो अगर सिग्नल रेड हो जाता है इसका मतलब गाड़ी को रोकना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए। 11, व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन, ग्रीन अगर शो करे तो इसका मतलब ब्रेक क्या है? रिलीज हो गया है, मतलब गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपको ग्रीन सिग्नल भी आपने देखा है। उसके बाद जो है ब्रेक जो एक्सीलेटर है इजे क्या है? ब्रेक एक्सीलेटर क्या है ये पूछ रहा है। ब्रेक एक्सीलेटर क्या है? ब्रेक एक्सीलेटर क्या है? इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस। इसका आंसर बी हो जाएगा। इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज, प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज जो है, ब्रेक एक्सीलेटर का जो किस सिद्धांत पर काम करता है वही पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा इमरजेंसी ब्रेकिंग इन कोच ऑफ रैक। जितना कोच है सारे कोचों में इसका इमरजेंसी जो ब्रेक इससे लगेगा, इस सिद्धांत पर काम करता है। तो आपको पूछेगा ब्रेक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर इज, जो ब्रेक का एप्लीकेशन जो है ब्रेक एक्सीलेटर का, इमरजेंसी ब्रेक इन कोच ऑफ रैक। एक रैक मतलब टोटल कोचों का एक रैक होता है, जो जितने बोगी जुड़े रहेंगे सबको एक साथ अगर बोलना होगा तो उसको रैक बोला जाता है। और 14 देखिए। ब्रेक एक्सीलेटर एसिचुएट्स का मतलब हुआ एक्टिव, मतलब सक्रिय। कब सक्रिय होगा ये पूछ रहा है, कब एक्टिव होगा वो पूछ रहा है।
तो ब्रेक एक्सीलरेटर एसएचयूएस ड्यूरिंग इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन। जैसे ही इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन ड्राइवर अप्लाई करेंगे, जो ब्रेक एक्सीलरेटर है वो एक्टिव हो जाएगा और सारे कोचों में क्या है, ब्रेक लग जाएगा। इतना आपको याद रखना है। मिनिमम रेट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर एक्चुएट द ब्रेक एक्सीलरेटर। मिनिमम इसका कितना प्रेशर होगा तब ये सक्रिय हो जाएगा, तो कितना होगा प्रेशर वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 to 3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी हो जाएगा इसका 5 to 3 kg, 5 से लेके 3.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर जो है आपको मालूम है कि ब्रेक लग जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ब्रेक एक्सीलरेटर स्टॉप वेंटिंग द ब्रेक प्रेशर। जो है ब्रेक एक्सीलरेटर जो है क्या होगा, बंद हो जाएगा। कब, जब कहाँ तक प्रेशर पहुँचेगा तो ब्रेक एक्सीलरेटर जो है स्टॉप वेंटिंग मतलब बंद हो जाएगा। कहाँ तक प्रेशर पहुँचेगा वो पूछ रहा है कि कितने प्रेशर में जो है ब्रेक जो एक्सीलरेटर है वो बंद हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 से 2.5 से 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 2.5 से 1.5 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर सी 16 के। ब्रेक एक्सीलरेटर इज कनेक्टेड टू। ब्रेक एक्सीलरेटर जो है किससे कनेक्ट होगा ये पूछ रहा है, किससे कनेक्ट होता है। ब्रेक एक्सीलरेटर किससे कनेक्ट होता है, तो ये आपको पहले भी बताया चुका है। इसका जो है बीपी लाइन से कनेक्ट होता है। 2 पाइप होते हैं, एक एफपी और एक बीपी। एफपी का मतलब फीड पाइप, बीपी का मतलब ब्रेक पाइप। ये भी इसका फुल फॉर्म भी आपको पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाउ मेनी प्रेशर टैंक प्रोवाइड ऑन जनरेटर कार। जनरेटर टैंक जो कार है, हर एलएचबी कोच में एक जनरेटर कार होता है। आपको मालूम है कि जो एलएचबी कोचेज होते हैं वो सेल्फ जनरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, बल्कि इन ऑन जनरेशन सिस्टम है। मतलब कि कोच का में जो एलएचबी का जो रैक होगा, पूरे कोचों का जो सिस्टम है उसमें एक जनरेटर कार लगा रहता है। उसी जनरेटर कार से बिजली उत्पन्न होती है और वही बिजली जो है सारे कोचों में जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि क्यों पावर कार यूज किया जाता है। आपको पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्रेशर टैंक, प्रेशर टैंक कितने होते हैं जनरेटर कार में, तो 4 प्रेशर टैंक होते हैं। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर टैंक प्रोवाइड फॉर पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक का एक और नाम जेईई के प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, इसको हैंड ब्रेक कहा जाता है। हैंड ब्रेक या पार्किंग ब्रेक कहा जाता है। इसको दूसरा नाम, ऐसा क्वेश्चन आया था कि अनदर नेम ऑफ पार्किंग ब्रेक, मतलब अदर नेम ऑफ पार्किंग ब्रेक का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हैंड ब्रेक कहा जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न जेईई की परीक्षा में आ चुका है। तो कैपेसिटी उसका भी वही होता है, 6 लीटर ही होता है, सेम है उसका भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 का सी है। 20 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइड फॉर हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक में जो केबल प्रोवाइड होता है उसका क्या नाम है वो पूछ रहा है। तो फ्लैक्स बॉल केबल इसका नाम है। हैंड ब्रेक में जो केबल प्रोवाइड होता है फ्लैक्स बॉल केबल होता है। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी फ्लैक्स बॉल केबल्स प्रोवाइड ऑन जनरेटर कार। फ्लैक्स बॉल जो केबल है जनरेटर कार में कितने प्रोवाइड किए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर 2 होते हैं, 2। हाउ मेनी फ्लैक्स बॉल केबल प्रोवाइड ऑन जनरेटर कार, इसका 2 आंसर हो जाएगा, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। 22, फ्लैक्स बॉल केबल डायरेक्टली कनेक्टेड टू। जो फ्लैक्स बॉल केबल है वो किससे कनेक्ट होगा, तो ये भी ब्रेक सिलेंडर से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। जो फ्लैक्स बॉल है डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है। याद नहीं रखना है बल्कि समझना है हर चीज़ को। हर चीज़ को आप कोच जैसे ही कोई कुछ बोले तो कोच में आप चले जाइए, समझिए कि हम कोच के नीचे खड़े हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं और कौन सा पार्ट्स कहाँ है। एक वीडियो आपको बनाएंगे जो फीएट बोगी है, कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है। मैं कभी यूनिट में जाएंगे तो आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, हर पार्ट्स का नाम आपको बताएंगे और जो उसका क्लियरेंस डायमेंशन जो भी है वो तो वीडियो में चलता ही रहता है। 23 देखिए, ASD स्टैंड फॉर, मतलब ASD का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका आंसर होता है एंटी स्लिप डिवाइस। जो चक्का घिसता है, स्लिप करता है, इससे चक्का खराब होता है, वो ASD से उसको कंट्रोल किया जाता है ताकि चक्का का लाइफ अच्छा रहे। तो ASD आपको याद रखना है, एंटी स्लिप डिवाइस। 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंटी स्किड सिस्टम। एक एंटी स्लिप होता है
और एक एंटी स्किड सिस्टम होता है। तो इसका क्या एंटी स्किड सिस्टम का क्या पर्पस है, क्या इसका यूज है, तो वो पूछ रहा है। ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, व्हील को स्कीड होने से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद 25 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वॉल्व, डंप वॉल्व का क्या पर्पस है, मतलब क्या यूज है डंप वॉल्व का, क्या उसका काम है। तो आपको याद रखना है डंप वॉल्व का काम जो है टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ द एक्सल, सारे एक्सल का स्पीड जो है सेम रखता है, ताकि कोई 3-4 एक बोगी में 4 चक्के होते हैं, 4 व्हील होते हैं, 4 व्हील में 3 व्हील अच्छा चल रहा है, स्पीड चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा, घींचेगा उसमें, तो घींचने से क्या होगा, व्हील खराब हो जाएगा। तो डंप वाल्व का काम क्या है, तो अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सल का ये स्पीड जो है सेम रखने का काम करता है, सभी जो एक्सल है। जब एक्सल सेम होगा तो व्हील भी सेम चलेगा, व्हील का भी स्पीड सेम होगा, तो क्या करता है, सारे एक्सल का स्पीड जो है सेम रखता है। और ये भी इसका ये भी काम है कि टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, व्हील को स्कीड होने से बचाता है। ये 2 काम है किसका, डंप वॉल्व का, याद रखिएगा। 25 हो गया। 26 देखिए, द एप्लीकेशन ऑफ डंप वॉल्व, जो डंप वॉल्व का एप्लीकेशन है किस पर्पस के लिए, किस काम के लिए यूज किया जाता है, तो आपको इसका आंसर है जो बोथ ब्रेकिंग एंड डी ब्रेकिंग, दोनों के लिए यूज किया जाता है, ब्रेकिंग के लिए और डी ब्रेकिंग के लिए, याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप वॉल्व ऑपरेटिव, डंप वॉल्व जो ऑपरेटिव है उसका इलेक्ट्रिसिटी पूछ रहा है, ये कितना वोल्ट का उसको चाहिए। तो आपको मालूम है कि ट्रेनों में 110 ही चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एंटी स्किड सिस्टम इज ए, एंटी स्किड सिस्टम क्या है वो पूछ रहा है, एंटी स्किड सिस्टम क्या है। एंटी स्किड सिस्टम जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये दोनों इसका है, तो ये भी है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम, यानी कि इसका टोटल आंसर यहाँ डी नहीं है, डी इसको मान लीजिए। फिर से सोच समझिए, एंटीज की सिस्टम जो क्या है, इलेक्ट्रिक भी है, न्यूमेटिक भी है, यहाँ क्या लिखा है, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम, मतलब कि इसका ये भी है और ये भी है, ये भी है, यहाँ डी कोई नहीं दिया है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल। ठीक है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक जो एंटी स्किड सिस्टम है वो इलेक्ट्रो न्यूमेटिक सिस्टम पर आधारित है, मतलब कि ये जो है बिजली से वो करंट से वो काम करता है, इसका मतलब ये हुआ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर क्या है, एक जो फोनिक व्हील होता है, ऐसा फोनिक व्हील में इसमें दांत ऐसे ऐसे रहते हैं, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ ऐसे ऐसे रहते हैं, और इसमें 80 दांत होते हैं, याद रखिएगा 80, ये भी आपको पूछ सकता है। 80 टीथ इसमें होते हैं, 80 दांत होते हैं। इसका काम क्या है, स्पीड को हर एक्सल पर, जो हर एक्सल का जो स्पीड है वो स्पीड का वो मापता है, और माप के उसका जानकारी जो है माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से एक ड्राइवर को देता है, ड्राइवर उसका प्रोसेसर का कोड कुछ होता है, वो कोड के हिसाब से वो उसका अंदाज़ा लगाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आंसर 29 का देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर का क्या यूज है, क्या पर्पस है, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर है टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल, टू कंप्यूट मतलब कि काउंटिंग, गणना करता है, द रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल का जो है गणना करता है कि उसकी स्पीड क्या है, वो आपको सूचित करता है माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ए, टू कंप्यूट मतलब गणना करना ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ईच एक्सल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में जो है गैप, कुछ थोड़ा गैप रख दिया जाता है, अगर गैप नहीं रहेगा तो उसमें से घर्षण होकर पूरा जो व्हील का जो टीथ है वो पूरा डैमेज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा गैप रखा था, और गैप होने के बावजूद भी उसको मालूम हो जाता है कि कितनी स्पीड में वो चल रहा है। तो इसका गैप कब पूछेगा आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.9 to 1.4, याद रखिएगा, सॉरी 0.9 to 1.4 mm जो है इसका
गैप होता है, गैप स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच जो है इतना गैप होता है, याद रखना है 0.92, मतलब 1.9 से लेके 1.4 तक इसका गैप होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच का क्या काम है? प्रेशर स्विच का क्या काम है वो पूछ रहा है। तो इसका है टू एक्टिवेट स्किड सिस्टम। स्किड सिस्टम, एंटी स्किड सिस्टम को क्या है, एक्टिव करना इसका काम है, प्रेशर स्विच का इसका काम है। इस तरह से प्रेशर स्विच सिचुएट्स एट द ट्रेन प्रेशर रीचेज, जो ट्रेन का प्रेशर कितना हो जाएगा तब जाके ये एक्टिव होगा, जो प्रेशर स्विच है वो पूछ रहा है। तो आपको देखिए, अगर आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा है तो हमने एक एप्लीकेशन बताया है जिसके बारे में जानकारी आपको पहले से भी होगा या हम मेरे बताने से हुआ है। तो इस तरह का जो आ रहा है हमारा जो भी आ रहा है उसमें पूरा अंग्रेजी में उसमें लिखिए, वो पूरा हिंदी उसको कर देगा और आपको हिंदी भी समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत तो करना होगा, क्योंकि फिर जितना अंग्रेजी में सब कुछ किया हुआ है फिर उसको हिंदी में करने में टाइम लगेगा, और टाइम वैसा उसका काम अब शुरू किया जा रहा है धीरे धीरे, ताकि हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। तो इसका जो आंसर होगा 32 का 1.3 से 1.8 बार्स, ठीक है। उसके बाद 33 देखिए, इग्नोर ब्रेम से जो क्या है एक कंपनी है, अगर इस कंपनी का जो है स्विच जो है प्रेशर स्विच किसी गाड़ी में लगेगी, अपने कोच में लगेगी, तब वो जो है वो किस पाइप से कनेक्ट होगा ये पूछ रहा है। इग्नोर ब्रेम से सिस्टम प्रेशर स्विच कनेक्टेड टू, ये कंपनी है जो कि क्या करती है, ब्रेक सिस्टम का जो डिवाइस वो बनाती है, और ये भी कंपनी है जो ब्रेक सिस्टम का डिवाइस बनाती है। तो अगर इस सिस्टम का डिवाइस अपने LHV कोच में लगेगा तब ये जो है प्रेशर स्विच किससे कनेक्ट होगा ये पूछ रहा है। तो क्या है, FP लाइन से होगा, उसमें BP लाइन से होता था जो साधारणतः, और इस कंपनी का जो है FP लाइन से होगा। 34 का देखिए, सब वो आपका सिस्टम भी है, ये भी FP लाइन से ही कनेक्टेड होगा। इसका जो सिस्टम अगर अप्लाई होगा अपने LHV कोचों में तो याद रखना है, ये कोई अपना डिवाइस वाइस नहीं है, कंपनी का नाम है, याद रखिएगा। हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन LHV कोच? LHV कोच में आपको कितने सिलेंडर यूज होते हैं तो आपको मालूम है कि एक कोच पर, एक जो व्हील पर एक ब्रेक सिलेंडर यूज होता है हर व्हील पर। तो एक बोगी में 4 हो जाएंगे, तो एक कोच में 2 बोगी होते हैं, तो 2 बोगी में कितने हो जाएंगे, 4 + 4 यानी कि 8 हो जाएंगे ब्रेक सिलेंडर, याद है। इफ़ एंटी स्किड सिस्टम नोट सिचुएट्स, मतलब कि सक्रिय नहीं हो रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, इसको एक्टिव ही समझिए, इसका जो मीनिंग होता है एक्टिव होता है। रीज़न, इसका मतलब क्या कारण हो सकता है कि एंटी स्किड सिस्टम जो है एक्टिव नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो ये आपको बताना है कि कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण है फ्यूज नंबर जो है 63 और 65 है में ब्लाउन, मतलब बंद हो गया है। फ्यूज नंबर जो है 63, 65 ख़राब हो गया है, काम करना बंद कर दिया, या सेटिंग ऑफ प्रेशर स्विच में भी डिस्टर्ब, जो प्रेशर स्विच का सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो गया होगा, इसके वजह से क्या है एंटी स्किड सिस्टम नहीं काम कर रहा है, नहीं एक्टिव हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि बोथ A एंड B। उसके बाद 37 देखिए, द 99 कोड शोज ऑन माइक्रो प्रोसेसर। हमने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर के माध्यम से जो फोनिक व्हील है वो उसको संदेश पहुंचाता है कोड के माध्यम से, जिससे कि पता चलता है कि कौन सा एक्सेल का स्पीड क्या है। तो जब 99 शो करेगा माइक्रो प्रोसेसर में, इस तरह का फ्लैश रहता है माइक्रो प्रोसेसर में, इसमें 99 अगर आया तो इसका क्या मतलब होता है, इस ड्राइवर को मालूम होगा, ड्राइवर को ये सूचित होता है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है ये पूछ रहा है। तो इसका अर्थ है कि होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली, मतलब कि पूरा सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरह चल रहा है अगर 99 कोड शो करता है तो, याद रखिएगा। और भी 2-3 कोड हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर अगर 72 कोड में शो कर रहा है 72, तो 72 में क्या है, जब भी 72 कोड करेगा तो समझिए कि परमानेंट फॉल्ट इन एट 1 एक्सेल, कोई एक एक्सेल में जो है परमानेंट फॉल्ट है, तब क्या करें उसको ठीक किया जाएगा। यानी कि 99 में मतलब बहुत अच्छा, ऑल सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली, मतलब सारे सिस्टम जो है, सारे एक्सेल है जो अच्छे स्पीड में काम कर रहे हैं, सब एक ही स्पीड में चल रहे हैं। और 72 से होगा तो परमानेंट फॉल ऑन 1 एक्सेल फॉल्ट, मतलब कोई एक एक्सेल में फॉल्ट है, उसका स्पीड कम है, और इसी स्थिति में क्या होगा,
जो एक एक्सल का स्पीड अच्छा रहेगा दूसरे एक्सल का नहीं रहेगा तो चक्का जो है घिस जाएगा, ख़राब हो जाएगा। उसके बाद क्या है ये देखिए 39 माइक्रो प्रोसेसर शोज 73 कोड। 73 कोड अगर शो करेगा तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है? जब 73 कोड करेगा इसका मीनिंग होगा बी, परमानेंट फॉल ऑफ एट सेवरल एक्सल। सेवरल एक्सल में कोई भी एक एक्सल में नहीं परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, कोई एक्सल में जो है फॉल्ट है जिसके वजह से क्या है काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो इस तरह का कोड आपको ध्यान रखना है। माइक्रो प्रोसेसर का जो कोड होता है वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सल 99 जैसे ही शो करेगा तो मतलब कि सारे एक्सल का स्पीड अच्छी तरह चल रहे हैं। 72 शो करेगा तो यानी कि परमानेंट फॉल्ट एंड सेवरल, मतलब कि कुछ एक्सल में जो है कुछ एक्सल में जो प्रॉब्लम है। और उसी तरह 73 करेगा तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल, इसका भी। और 40 देखते हैं। इफ़ माइक्रो प्रोसेसर शोज 95 कोड मीन्स, इसका मुझे डाउट है दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा 1 एक्सल। हाँ, इसका आंसर सी होगा 1 एक्सल। माइक्रो प्रोसेसर जब 73 करेगा तो एक एक्सल में कोई ना कोई फॉल्ट होगा, और जब 99 शो करेगा तो कोई एक एक्सल में होगा। मतलब 99 मतलब पूरे एक्सल अच्छे से तरह काम कर रहे हैं, और 72 में कोई भी एक एक्सल में, कोई सेवरल एक्सल मतलब किसी भी प्रकार का एक्सल में फॉल्ट है। तो इतना। आप 40 में चलते हैं। 95 कोई कोड नहीं है, इसका जो है नॉन ऑफ दीज होगा। 95 कोई कोड नहीं है उसमें। उसके बाद 41 से हाउ मच प्रेशर ड्रॉप इट व्हेन इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स पुल इट, जो है कितना प्रेशर ड्रॉप किया जाएगा जो इमरजेंसी ब्रेक पुल बॉक्स जो उसको पुल करने के लिए, तो कितना प्रेशर ड्रॉप किया जाएगा वो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट 3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलमोस्ट 3 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूज़ किया जाएगा। लगता है बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है, 27 मिनट का हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको इस यहाँ से 40 से फिर कल करवाएंगे। आपको 40 तक समझिए हो गया, 41 से कल करवाएंगे सीधा। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मेरा नोटिफिकेशन है वो आते रहे। और 40 तक समझिए हो गया है आपका। 40 के बाद इसमें जो भी होगा यहाँ से आपको कल से कराएंगे। 41 से यहाँ तक आपका ओके है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।